बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 436 मुलाहिज़ा फरमाएं। मास्टर रैंक भाई ने ची का पहला सबक भी मुझे शाओलिन टेंपल ही में दिया था और अब मैं तिब्बत के जोखांग टेंपल की तरफ जा रहा था। पता नहीं कातिबे तकदीर ने मेरी ज़िंदगी में और क्या कुछ सीखना लिख रखा था। चीफ लामा चिंग फौरन पोशी के तसव्वुर से मेरा ख्याल मोहतरम सांगफू की तरफ चला गया, जिससे मेरी पहली और आखिरी मुलाकात सीटल वाशिंगटन में हुई थी। इस मुख्तसर और इंतहाई प्राइवेट मुलाकात में जहानी ने अपने वसी तजर्बे की रोशनी में मुझे अमली ज़िंदगी के राज हाय सरबस्ता से आगाह कर दिया था। मैं उस मुलाकात को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मैं महसूस कर रहा था तिब्बती उलूम का प्रोफेसर रिनपोशी चिंगफू मुझे कुछ आगे का सबक पढ़ाने वाला था। मैं इन्हीं ख्यालात के ताने बाने में उलझा हुआ लियान के पास पहुंच गया। उसकी मुंतजिर निगाह से मिली तो उसने पूछा, वैदान काशानू का क्या हाल है? उसके लहजे से बेपनाह तशवीश झलकती थी। मैंने एक लम्हे तक उसकी आंखों में देखा और मुबम से अंदाज में कहा, बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मुझे तफसील से बताओ। उसकी तशवीश सुहा हो गई। मैं भी काशानू को जैसा देख कर आया था मुख्तसर अल्फाज में लियान के गोश गुजार कर दिया। पूरी बात सुनने के बाद उसने पूछा, थाजू क्या कहता है इस सिलसिले में? वो तो बहुत पूरी उम्मीद है, मैंने उसे बताया। गॉड ब्लेस हिम, उसने कहा। मैं उसके पास बैठ गया। चलने में की खामोशी के बाद उसने दरियाफ्त किया, थाचू ने बताया था काशानूक तुमसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। उसने कुछ बताया। थाचूर चिंग फोन पोशी के बारे में मुझे काशानूक की ज़बानी जो कुछ मालूम हुआ था वो मैंने लियान को बता दिया और आखिर में कहा, पता नहीं तिब्बत पहुंचकर कौन सा पुरस्रार चक्कर चलने वाला है। वो बड़ी महवियत से मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ लासा के जोखांग टेंपल में जो कुछ भी होगा वो इंतहाई तहय्यर अमेज और पुरस्रार होगा, लेकिन उसके साथ ही मुझे ये भी यकीन है कि इस तमाम तर चक्कर की जड़ तुम ही हो। मैं? वो कैसे? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो ऐसे कि तुम खुद इसरार और रमूज में लिपटे हुए हो। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, क्या किसी आम आदमी के साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं जो तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं? बालफाज़े दीगर वो मुझे खास आदमी साबित करने की तगो-दो में थी। मुझे इस मौजू पर बहस का कोई दरवाज़ा खोलना था, लिहाजा कोई सवाल करने की बजाय मैंने आम से लहजे में कह दिया, शायद तुम ठीक ही कह रही हो, देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होगा। वो बदस्तूर मेरी आंखों में देखते हुए बोली। मैंने मौजू का जाविया तब्दील करने के लिए अपनी वॉच पर निगाह डाली। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। पहाड़ी इलाके में रात बनिस्बत जल्दी हो जाती है, इस एतबार से इस वक्त रात कमोबेश निस सफ़र तय कर चुकी थी। मैंने लियान से कहा, क्या ख्याल है थोड़ी नींद ना ले ली जाए? आज की रात तो अपनी ही है, पता नहीं फिर कब सोने का मौका मिले। उसने गार की पथरीली जमीन की तरफ देखा। मशल की हल्की रोशनी उस मुकाम तक पहुंच रही थी जहां इस वक्त हम बैठे बातें कर रहे थे। उसकी नजर का ताकुब करते हुए मेरी निगाह भी संगलाख जमीन की जानिब उठ गई। उसी लम्हे लियान की आवाज मेरी समाज से टकराई, सुना है नींद बड़ी जालिम शय है, ये सूली पर भी आ जाती है। मुझे तो इस वक्त नींद नहीं आ रही, क्या तुम इसकी जरूरत महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे भी कोई खास नींद नहीं आ रही। सोने वाली बात मैंने इससे माँ तकद्दुम के तौर पर कही थी। वैसे तुम फिक्र ना करो, मैंने संग्रेज जमीन की समत उंगली उठाते हुए कहा, यहाँ सूली और नींद वाले हालात पेश नहीं आएंगे। मैं तुम्हारे आराम का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। बात खत्म करते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। लियान ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपने सफरी बैग लेने जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। हम खटमंडू से पोटली नुमा सफरी बैग लेकर चले थे। ये बैग थे या पोटलियाँ, इससे कते नज़र उनमें हमारी सफरी ज़रूरियात का तमाम सामान मौजूद था। इजाफी कपड़ों के अलावा मैंने दुश्मनों के 2 लिबास भी अपनी पोटली यानी बैग में डाल लिए थे, जो बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल में लाए जा सकते थे। हमारी सफरी बैग गार के उस हिस्से में रखे थे जहाँ इस वक्त काशानूक और थाचू मौजूद थे। मैंने मज़कूरा हिस्से की जानिब कदम उठाया ही था कि उधर से थाचू आता दिखाई दिया। उसके हाथों में अपनी पोटलियां देखकर मेरा माथा ठिनका। पता नहीं ये इत्तफाक था या थाचू ने हमारी ज़रूरत को महसूस कर लिया था। बहरहाल वो बर वक्त पोटलियां लेकर हमारे पास आ गया था। उसे मज़कूरा सामान मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हारे ओढ़ने बिछोने के काम आएंगे। इन पोटलियों में लिबास की सूरत में कुछ कपड़े मौजूद हैं। मजबूरी के लम्हात में ऐसे ही गुजारा चलाया जाता है। तुम हमारी फिक्र ना करो थाचू, हम बहुत अच्छी तरह गुजारा कर लेंगे। मैंने उसके हाथ से सामान लेते हुए मोतदिल लहजे में कहा, तुम पूरी तवज्जो से काशानूक का ख्याल रखना, उसे हम सबसे ज्यादा निगहदाश्त की जरूरत है। मैं अपने फराइज को अच्छी तरह समझता हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। मैंने इस बात में सर हिलाया और पूछा, काशानूक वाला मोबाइल तुम्हारे पास ही है ना? हाँ, किसी हंगामी राब्ते के लिए वो मैंने अपने पास रख लिया है, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, तुमने अच्छा किया, अगर मेरी जरूरत पेश आए तो बता देना, जरूर बताऊंगा। उसने इस बात में सर हिलाया और वापस चला गया। मैंने दोनों पोटलियां खोल दी और उनमें मौजूद कपड़ों का जायजा लेने लगा। लियान की सरसराती हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची, फैतान, यूं महसूस होता है जैसे थाचू ने हमारी गुफ्तगू सुन ली हो। तुम किस हवाले से ये बात कह रही हो? मैंने अपना काम जारी रखते हुए कहा। हमने इधर उड़ने बिछोने का जिक्र किया, उधर वो ये सामान लेकर आ गया।
یہ محض ایک اتفاق ہے, تم اس سلسلے میں اپنے ذہن کو مت تھکاؤ. لیکن میں ہر بات کو اتفاق کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی وجدان. تو پھر یہ اتفاق نہیں ہوگا, میں نے کہا. تھاچو نے واقعی ہماری گفتگو سن لی ہوگی. میرا انداز ایسا تھا کہ لیان نے سختی سے کہا, وجدان میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں, میں بھی یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. کام سے ہاتھ روک کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے مزید کہا, میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تھاچو ایک سینئر اور قابل بھروسہ مونک ہے. یوکھانگ ٹیمپل میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے. چنگ فورن پوشی نے کچھ دیکھ کر اسے یہ مشن سونپا ہے. یقیناً تھاچو پر اصرار صلاحیتوں کا مالک ہوگا. وہ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ میری بات سنتی رہی. پھر جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی, وجدان میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں ایک سے ایک پراسرار ہستی سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے, اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے. میں ایک بار پھر تم سے کہوں گی کہ اس تمام تر پراسراریت کی جڑ تم ہی ہو. میں نے اس کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ کیا. اسی دوران میں دونوں پوٹلیوں میں موجود کپڑوں کا معائنہ کر چکا تھا. میں نے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا, میرا خیال ہے ہم بدھ بخشوں والے یہ ڈھیلے ڈھالے لباس اتار کر دشمنوں کے لباس پہن لیتے ہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمیں ایک پستہ قامت شخص کا لباس بھی میسر آ گیا ہے جو تمہارے ناپ پر پورا اترے گا. مذکورہ دونوں لباس عمدہ جینز اور گرم فل شرٹس پر مشتمل تھے. اس کے علاوہ گرم جیکٹس بھی ان کے ساتھ تھی. اگر ہم ان کپڑوں کو زیب تن کر لیتے تو اپنے استعمال شدہ بدھ بخشوں والے لبادوں کو بچھونا بنا کر غار کے فرش کی سختی کو حتی الامکان کم کر سکتے تھے. دیگر غیر استعمال شدہ کپڑوں کو اوڑھ کر گزارا چلایا جا سکتا تھا. لیان نے مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا, کسی کے بدن سے اترے ہوئے لباس کو پہننا عجیب سا لگ رہا ہے. مجبوری کی بات دوسری ہے, لیکن میں رات بسر کرنے کے لیے میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی. اس کی بات میں وزن تھا, لہذا میں نے اس سے اتفاق کر لیا. دشمنوں کے کپڑوں کا استعمال میں نے یہ نکالا, اسے بچھونے کے طور پر غار کے فرش پر پھیلا لیا. ہم بدستور بدھ بخشوں والے لبادے ہی میں ملبوس رہے اور فاضل لباس کو اپنے اوپر اوڑھ کر نیم دراز ہو گئے. ہم نے غار کی ایک دیوار سے ٹیک لگا لی. اس غار سے باہر اس وقت تاریکی کا راج تھا, اور تاریکی بھی وہ جو برف کو شرما دے. سورج غروب ہوئے لگ بھگ 5 گھنٹے گزر چکے تھے. اگرچہ غار کے اندر کا درجہ حرارت باہر کی بنسبت زیادہ تھا, لیکن اسے خوشگوار حرارت والا ماحول ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا. ہم اپنی قوت ارادی, قوت برداشت اور ڈرائی فروٹس پر مشتمل کھانے سے حاصل ہونے والی توانائی سے موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جب اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو میں ایک قدم اور آگے بڑھایا. میری دیکھا دیکھی لیان بھی سرک کر میرے قریب آ گئی. موسم کی سختی کو قرب کی نرمی سے شکست دی جا سکتی تھی. اس قربت نے غار کے اندرونی ماحول کو خاصا حرارت بخش اور خوشگوار بنا دیا تھا. میں نے سوریہ داس والے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور لیان کے کان میں سرگوشی کی. میں ذرا شرما کی چٹکی لینا چاہتا ہوں, تم اس سے کیا کہو گے؟ وہ میری ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے بولی. کہنا کیا ہے, اس کے تازہ زخموں پر تھوڑی نمک پاشی ہی کر لوں گا, میں نے کہا. لیان مانی خیز لہجے میں بولی, تم اسے شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ اس کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑو گے, یہی سمجھ لو, میں نے سرسری انداز میں کہا اور موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا. کال ریسیور میں شرما کا سیل نمبر موجود تھا. میں نے آپشنز میں جا کر اس نمبر کو استعمال کیا اور سینڈ کا بٹن پریس کر دیا. دوسری جانب شرما کی آواز سنائی دینے کی بجائے ایک ریکارڈ شدہ مخصوص آواز ابھرنے لگی, جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا تھا. میرا مطلوبہ نمبر فی الحال کسی کے استعمال میں نہیں تھا. 3-4 مرتبہ کی کوشش کے بعد میں نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا. لیا نے شرارت بھرے لہجے میں سرگوشی کی, وجدان تم نے شرما کے کس جگہ چٹکی لی؟ میں نے جس انداز میں سیل کو رکھا تھا اس سے وہ بخوبی سمجھ گئی تھی کہ شرما سے رابطہ نہیں ہو سکا. اگر میں اس سے کوئی بات کرتا تو وہ لیان سے ٹھکی چھپی نہ رہتی. اس کے باوجود بھی وہ مجھے چھیڑنے کی غرض سے شریر سوال کر رہی تھی. اس کی شرارت بھری پیش قدمی کو میں اچھی طرح سمجھنے لگا تھا. شرارت کا جواب شرارت ہی سے دینا ضروری تھا. میری میکان کی حرکت سے وہ بدک کر چند انچ دور ہو گئی. پھر میٹھی خفگی سے بولی, یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اس طرح اس کی خفگی مٹھاس ٹپکاتی رہی. میں نے کہا, تم نے پوچھا میں نے شرما کے کس جگہ چٹکی لی. میں نے عملاً بتا دیا. شرما ہوتے ہوئے بھی ذرا نہیں شرمایا, اور تم لیان ہو کر خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو. تم بڑے چکر باز ہو وجدان, اس نے مبہم انداز میں کہا. بہانے باز تو نہیں ہونا. وہ کسی حرکت کے بغیر کھینچتی چلی آئی. پھر میرے بازو کو تکیہ بناتے ہوئے بولی, وجدان کہیں ہماری باتیں تھاچو تک تو نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ امید تو نہیں ہے, میں نے سرسری انداز میں جواب دیا. اس نے ایک اور خدشے کا اظہار کیا. وہ غار کے اس حصے میں بیٹھا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا؟ ادھر اس کی بات ختم ہوئی, ادھر غار میں گھوپ اندھیرا بھر گیا. پھر بے ساختہ لیان مجھ سے پیوست ہو گئی. میں نے اس کے بائیں کان پر ہونٹ رکھ کر سرگوشی کی. چلو تمہارا یہ اندیشہ تو جاتا رہا کہ تھاچو ادھر بیٹھا ہمیں دیکھ تو نہیں رہا. وہ میری گرفت میں تھوڑا سا کسمسائی. انداز الگ ہونے والا نہیں تھا. اس کے بدن کی اضطراری جنبشوں نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ شجر سے پیوستہ رہ کر آمد بہار کی متمنا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ اپنے فطری تجسس کے ہاتھوں بھی مجبور تھی. وہ تشویشناک لہجے میں مجھ سے مستفسر ہوئی, کاشانوک تو ٹھیک ہوگا نا؟ ابھی معلوم کر لیتے ہیں.
मैंने ये कहते हुए अपना सेल हाथ में लिया और फिर काशानूक वाले सेल का नंबर पंच करने लगा। डिस्प्ले की मखसूस लाइट में ये काम बासानी हो गया। काशानूक वाला सेल थाचू के पास था। दूसरे इलाके में मुझे सेल के स्पीकर में थाचू की हेलो सुनाई दी। मैंने पूछा, थाचू तुम्हारी तरफ खैरियत तो है ना? हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, उसने जवाब दिया। मशाल को तुमने खुद बुझाया है या ये अपनी मर्जी से बुझी गया? वो मेरी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ा, लगता है इसका ईंधन खत्म हो गया है। बहरहाल फिक्र वाली कोई बात नहीं है। थोड़ी देर पहले तक जिस मशाल ने इस गार को किसी हद तक रोशन कर रखा था, उसके बारे में मेरी मालूमात इस हद तक थी कि वो जानवरों की चर्बी से जलने वाली एक मशाल थी। मशाल का ईंधन खत्म हो जाने वाली बात को समझना चंदा मुश्किल नहीं था। मैंने थाचू से कहा, तुम्हारे पास एक टार्च भी थी, उसे संभाल कर रखा है ना? जब हम आज सपहर इस गार में दाखिल हुए थे तो गार के अंदरून का जायजा लेने के लिए थाचू ने अपनी पोटली में से एक टार्च निकाल कर रोशन की थी। मेरा इशारा मजकूरा टार्च की जानिब था। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी हर शय को संभाल कर रखता हूँ। काशानूक कैसा है? ये सवाल बेइख्तियार मेरी जबान से फिसल गया। थाचू ने बताया, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो इस वक्त गहरी नींद में है। तुम लोग भी सोने की कोशिश करो, मुमकिन है कल का दिन आज से भी ज्यादा टफ हो सकता है हमें एक लम्हे को भी आराम करने का मौका ना मिले। ओके, गुड नाइट। मैंने ये कहते हुए सेलुलर राब्ता मौकूफ कर दिया। लियान सेल से कान लगाए लेटी थी, इसलिए हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज उसने सुन लिया था। वो सेल हमारे बीच सैंडविच बन गया था। मैंने सेल को कान से जुदा करके एक तरफ रखा तो वो इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोली, थैंक्स गॉड, मैं काशानूक के लिए बहुत टेंस थी, अब तो तुम्हारी टेंशन दूर होगी। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, हाँ काफी हद तक, उसने जवाब दिया। फिर मेरे पहलू में सरसराते हुए बोली, मेरी दुआ है कि वो कल अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। कुदरत ने औरत की फितरत में तजस्सुस और तशवीश का मादा बनिस्बत ज्यादा रखा है और अपने इन जज्बात की इज़हार में वो यकसर फरामोश कर बैठती है वो कहाँ और किस माहौल में सांस ले रही है। लियान मेरे पैरों में लेटी थी, लेकिन उसका ज़हन गार के दूसरे हिस्से में मौजूद काशानूक के लिए फिक्रमंद था। मैंने काशानूक से जो मुख्तसर गुफ्तगू थी उसने मेरी सोच को तिल पट कर रखा था। लियान की तसल्ली के लिए मैंने कह दिया, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। लियान बातों के मूड में दिखाई देती थी, बातों के लिए एक उम्र पड़ी थी। मैंने उसके मूड की परवाह ना करते हुए अपनी गर्दन को झुकाया और बैक जुम्बश लब उसका नाटका बंद कर दिया। उसने एक निशात अंगेज जुरजुरी ली और मेरे वजूद में महफूज होती चली गई। थोड़ी देर के बाद हम एक दूसरे को ओढ़ कर सोने की कोशिश कर रहे थे। अगली सुबह बहुत जल्दी मेरी आंख खुल गई। मैंने एक भरपूर आसूदगी बख्श अंगड़ाई लेकर खुद को नए दिन के लिए तैयार किया। इस अंगड़ाई ने मेरे बदन के एक एक हिस्से को बेदार कर दिया। मैंने इधर उधर निगाह घुमाकर अपने माहौल को समझने की कोशिश की, लेकिन गार में छाई हुई तारीकी ने मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। मैं महसूस कर रहा था कि इस पहाड़ी के बाहर कहीं सूरज तलू हो चुका है, मगर तुलू आफ्ताब के आसार इस तरफ नहीं पहुंच पाए थे। मैंने अपने पहलू में लियान को टटोला, लेकिन वो मुझे कहीं महसूस ना हुई। मेरे ये पहलू रात भर उसके वजूद से आबाद रहा था। फिर वो कहाँ चली गई? भैया का उठकर बैठ गया। लियान को अपने करीब ना पाकर मैं परेशान हो गया। बेगार के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उसे तलाश करने की कोशिश करने लगा। उसी लम्हे मेरे ज़हन में मोबाइल फोन का ख्याल आया। उसके डिस्प्ले की रोशनी में मैं बासानी लियान का सुराग लगा सकता था। मैंने सेल को ऑन किया तो उसकी स्क्रीन रोशन हो गई। डिस्प्ले पर नमूदार होने वाली मालूमात से मुझे पता चला कि इस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। गोया मेरे एहसासात मेरी दुरुस्त रहनुमाई कर रहे थे। पहाड़ी से बाहर कहीं सूरज वाकई तुलू हो चुका था। यह अलग बात है कि उसकी रोशनी पहाड़ी गार के अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। मैंने क्लॉक से निगाह हटाई और डिस्प्ले की महदूद रोशनी में लियान को तलाश करने लगा और अगले ही लम्हे वो मुझे नजर आ गई। उसे पुरसुकून आसूदगी की नींद सोते देखकर मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। यह हैरत उसकी नींद के सबब नहीं, बल्कि इस बात पर हैरान था कि वो मुझसे दूर कैसे चली गई। वो इस वक्त मुझे 4 फुट की दूरी पर दिखाई दे रही थी और दुख की बात यह थी कि वो बिछोने के बजाय पथरीली जमीन पर पड़ी थी। मैं मोबाइल फोन की रोशनी में बड़ी सूरत से आगे बढ़ा और अगले ही लम्हे उसके करीब पहुंच गया। फिर मैंने उसे अपने बाजुओं में भरकर उठाया और अंदाजे की बिना पर लाकर बिछोने पर लिटा दिया। इस हालत में डिस्प्ले की रोशनी से इस्तेफादा मुमकिन नहीं था। बिछोने पर डालते ही मैंने मोबाइल उसकी तरफ करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। उसने सोते हुए किसी बच्चे के मानिंद नई जगह पर पहुंचते ही अपने हाथ पांव को बेमानी हरकत दी और करवट के बाद लेट कर पुरसुकून हो गई। मैंने वहां मौजूद तमाम कपड़ों को तय दर तय उस पर डाल दिया। फिर डिस्प्ले की रोशनी में बगौर उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। उसने नींद के तसलसल को टूटने नहीं दिया था। उसके लिए मौसम जैसे बेअसर होकर रह गया था। लियान नींद की हालत में और भी हसीन दिखाई दे रही थी। इस ख्वाबीदा हुस्न की मासूमियत को मैं चंद लम्हात तक नजर ठहरा कर देखता रहा। फिर गार के उस हिस्से की समत कदम बढ़ा दिए जो आगे जाते हुए बतदरीज तंग होता चला गया। मैं लियान के साथ शाम से थोड़ी देर पहले भी इस तरफ आया था, लेकिन किसी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हमें वापस थाचू के पास जाना पड़ा था।
इस वक्त मुझे फुर्सत ही फुर्सत थी। बियान गहरी नींद के मजे लूट रही थी। थाचू की तरफ छाई खामोशी से जाहिर होता था उधर सब खैरियत होगी। ये अच्छा मौका था जब तक वो लोग बेदार होते और सूरज की नाकाफी रोशनी इस गार की तारीकी में सेंध लगाने की कोशिश करती। गार के दूसरे सिरे का सुराग लगा सकता था। थाचू के देवर तो यही बताते थे वो आगे बढ़ने के लिए गार के इसी हिस्से को इस्तेमाल करेगा। मैं तारीकी में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। मोबाइल फोन को मैंने लिबास में महफूज कर लिया। इन अंधे गार में मुझे अंदाजे की बिना पर कदम उठाना पड़ रहे थे। अगरचे वो तारीकी हाथ को हाथ सुजाई ना देने वाली नहीं थी, ताहम गार का अंदरूनी मंजर ऐसा वादे भी नहीं था कि मैं बेधड़क आगे बढ़ता चला जाऊं। 10 मिनट के बाद मेरी मुश्किल आसान हो गई। गार के उस हिस्से में मेहरबान उजाला बड़ी नरमी से कदम रख रहा था। महूम सी रेशमी रोशनी मेरे लिए आसानियां फराहम करने लगी। मैं इस दिलगुजार मेहमान के तबस से कुछ और आगे बढ़ गया। मैंने वाज़ी तौर पर महसूस किया कि गार के उस हिस्से में अर्दी तंगी के बावजूद भी फर्द और शगुफ्तगी का एहसास था। शायद करीबी कहीं इस पहाड़ी का कोई सा फदा में खुला हुआ जहाँ से ताज़ा हयात बख्श हवा गार के अंदर पहुंच रही थी। मैं मज़ीद आगे बढ़ गया। अब इस गार ने एक तंग सी सुरंग की सूरत इख्तियार कर ली। ताम ये सुरंग इतनी कुशादा जरूर थी कि 2 अफराद पहलू बा पहलू आसानी से आगे बढ़ सकते थे। उसके साथ ही मैंने ये भी महसूस किया कि वो तंग सा पहाड़ दो रास्ता एक खास जाविये से मुड़ रहा था। मैं उस रास्ते पर सफर करते हुए उसी समत में मुड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद एक कुशादा जगह पर मैं खड़ा था। वो मुकाम मुस्ततील शक्ल का था जिसकी पैमाइश मेरे अंदाजे के मुताबिक लगभग 12 बाई 15 फुट रही होगी। उस जगह से आगे वो रास्ता एक मरतबा फिर बतदरीज तंग होते एक तरफ मुड़ता चला गया। मैं उस मुकाम पर ठहर कर सोचने लगा कि मंजिल की तलाश में आगे का सफर जारी रखूं या वापसी की राह इख्तियार करूं। मेरे ज़हन ने फौरी तौर पर एक मुतवाज़िन फैसला किया। इस फैसले का ताल्लुक आगे बढ़ने से था और ना ही पीछे पलटने से। इस कतः ज़मीन को देखकर मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मुझे कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाहिए। क्यों? ज़हन ने इस बारे में भी सोच लिया। ज़हन की सोच में आज़ा की बेकरारी को भी दखल था। मेरे हाथ पांव और दीगर अज़ा एक्सरसाइज को मचल रहे थे। यह मेरे जिस्म की एक फितरी ख्वाहिश थी। पिछले दिनों से मैं मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइजेज और योगा की मखसूस मशकों से बहुत दूर हो गया था। मैंने अपने जिस्म, दिमाग और रूह को थोड़ी सी अहमियत देने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बुध बख्शों वाले मखसूस ढीले डाले लिबास के नीचे मैंने अंडरवेयर पहन रखा था। मैंने इस लिबादों को उतार कर एक तरफ पथरीली जमीन पर रख दिया और मैं अंडरवेयर बदन पर सजाए एक्सरसाइज में मसरूफ हो गया। योगा, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट्स की एक्सरसाइजेज भी अजीबो गरीब असरात की हामिल होती हैं। मौसम चाहे कितना भी सर्द क्यों ना हो, ये पसीना निकाल कर रख देती हैं। मैंने वार्म अप होने के लिए थोड़ी जंपिंग की, फिर लेग स्ट्रेचिंग करने लगा। स्ट्रेचिंग चाहे बदन के किसी हिस्से की भी हो, अगर सही तौर पर की जाए तो लग पता जाता है। भरपूर स्ट्रेचिंग के बाद मैंने छोटी बड़ी हर नोयत की किकिंग की। उसके बाद पंचिंग और ब्लॉकिंग का नंबर आया। मैंने कराटे के जिंदे, फीलोंग और होमा गाची काताज के साथ साथ कुंग फू के चंद फॉर्म की प्रैक्टिस भी की। खास तौर पर लू यिंग शू फॉर्म की तकमील के दौरान मेरे बदन का एक एक मुसाम पसीना उगलने लगा था। ये नहायती महदूद जगह पर किया जाने वाला एक मुश्किल तरीन फॉर्म था, जिसकी तरबियत मैंने शाओलिन टेम्पल में हासिल की थी। मार्शल आर्ट्स को खैर बात कहकर मैं योगा की तरफ आ गया। हथ योग और राग योग के मसाइल से उलझे बगैर मैंने प्राणायाम की मशक की। प्राणायाम का तलफ्फुज़ प्राणायाम भी किया जाता है। योगा का ये शोबा सांस की मशकों यानी ब्रेथिंग से मुतल्लिक है। मैं 10 मिनट तक स्ट्रोक ब्रेथिंग से अपने जिस्म और जान को नई तंदुरुस्ती और ताजगी बख्शता रहा। मशक के इख्तिताम पर मैंने खुद को चाको चौबंद पाया। यूं महसूस होता था जैसे मेरे अंदर नई तवानाई उतर आई हो। मैं आंखें खोलकर अपने माहौल में हाजिर हुआ तो मेरी समात एक नए इंकिशाफ से आशना हुई। करीबी कहीं पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने वहाँ एक्सरसाइज का आगाज किया तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं उभर रही थी। एक्सरसाइज के दौरान में भी ऐसा कोई एहसास ना हुआ। ये जो कुछ भी हुआ प्राणायाम की मशक के दौरान ही में पेश आया था। ब्रेथिंग, खास तौर पर स्ट्रोक ब्रेथिंग करते हुए इंसान अपने माहौल से गाफिल हो जाता है। पानी गिरने की ये मखसूस आवाज़ शायद इसी अरसे में आगाज हुई थी। मैंने पूरी तवज्जो उस आवाज़ पर मरकूज कर दी। जल्दी में ये जानने में कामयाब हो गया कि वो आवाज़ उसी सम से आ रही थी जिधर इस गार का दूसरा सिरा मुतवक्के था। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं आगे बढ़ने लगा। एक पहाड़ी गार के अंदर पानी गिरने की मुतरन्नम आवाज़ बड़ी पुरकशिश और सुरीली होती है। मैं इस कशिश में खींचकर थोड़ा और आगे बढ़ा तो सूरत हाल मुझ पर अजा हो गई। मैं इस गार के अंदर पानी के एक छोटे से तालाब को देखकर दंग रह गया। इस तालाब की पैमाइश कमोबेश 6 फुट रही होगी। गहराई का अंदाजा मैंने 2 फुट के करीब लगाया। मज़कूरा तालाब पर कोई मुंडीर वगैरह नहीं बनी हुई थी, बल्कि वो सारा सेटअप कुदरती दिखाई देता था। इसमें इंसानी हाथ की कोशिश कहीं नजर नहीं आती थी। मैं कुशां उस तालाब के करीब चला गया। तालाब में जमा होने वाला पानी इतना साफ और शफाफ था कि तय की पथरीली जमीन आईने के मानिंद दिखाई देती थी।
یہ پانی غار کی چھت سے تالاب کے اندر ٹپک رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا چھت میں بڑے سوراخوں والا کوئی کنگ سائز شاور نصب ہو۔ تالاب لبالب پانی سے بھرا ہوا تھا اور کناروں کے اوپر سے بہنے والا پانی اپنا راستہ خود بناتے ہوئے پتھریلی زمین میں جذب ہو کر پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا۔ جس طرح اس پانی کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پہاڑی کے اندر ہی اندر سفر کرتے ہوئے کہاں سے آ رہا ہے، بالکل ویسے یہ بتانا بھی ناممکن تھا کہ تالاب سے رخصت ہونے والا پانی کہاں جائے گا۔ میں محویت کے عالم میں کھڑا چند لمحات تک دستے قدرت کے اس کرشمے کو دیکھتا رہا۔ وہ بہت ہی خوش سماعت اور نظر فریب منظر تھا۔ اس منظر کی دلکشی اور حسن سے محفوظ ہونے کے لیے جتنا وقت بھی میسر آ جاتا کم تھا۔ کچھ دیر بعد میرے دل میں اس تالاب کے پانی کو چیک کرنے کی خواہش جاگی۔ ایک فطری اور بے اختیاری خواہش تھی۔ میں نے کنارے پر اکڑوں بیٹھ کر تالاب میں ہاتھ ڈال دیا۔ اگلی لمحے ایک خوشگوار تجربے سے گزرا۔ تالاب کا پانی اچھا خاصا حرارت بخش تھا۔ اسے گنگنا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے سن رکھا تھا پہاڑوں کے اندر مختلف اقسام کی دھاتیں اور معدنیات پائی جاتی ہیں، جن میں چونے اور گندک کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ ان ذخائر کے آس پاس سے گزرنے والا پانی غیر معمولی حرارت حاصل کر لیتا ہے، اور اگر یہ پانی ان ذخائر کو باقاعدہ چھو کر آ رہا ہو تو ان کے طبی اور کیمیائی خواص کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ ایسا پانی خطرناک ہو جاتا ہے۔ میں نے تالاب کے پانی کی خطرناکی کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے جھک کر ایک چلو بھر پانی بھرا، پھر اسے ناک کے قریب لا کر سونگا۔ اس پانی میں سلفر یا میگنیشیم کی مخصوص بو نہیں تھی۔ میں نے تھوڑا سا پانی زبان پر ڈال کر اسے چکھا اور ایک مرتبہ پھر حیران رہ گیا۔ وہ گنگنا پانی انتہائی خوش ذائقہ تھا۔ عمدہ قسم کا امپورٹڈ پانی پینے والے صاحب ثروت حضرات اگر اس تالاب سے 2 گھونٹ پانی پی لیتے تو فرانس اور ناروے کا رخ کرنا بھول جاتے۔ میرے دل میں غسل کی خواہش مچل اٹھی۔ میں نے اپنی اس خواہش پر عمل کرنے میں ذرا سی تاخیر بھی مناسب نہ سمجھی اور اس تالاب میں اتر گیا۔ پھر 15 منٹ تک میں اس کے فرد بخش پانی سے اٹکیلیاں کرتے ہوئے اپنے بدن کو نشاط انگیز لہروں سے سیراب کرتا رہا۔ جب میں نے دوبارہ بدھ بخشوں والا لباس پہنا تو خود کو روئی کے گالوں کی مانند ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اس اوپن بات نے جسم و جان کی ساری تھکن کو چوس کر مجھے ایک دم فریش کر دیا تھا۔ میں واپس گھر کے اس حصے میں آیا جہاں میں نے بھرپور ایکسرسائز کی تھی۔ میں اس کمرہ نما جگہ کے ایک کونے میں کمل آسن کی صورت میں زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے ساحل کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت میرا ذہن ترو تازہ تھا۔ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی تھرڈ آئی نے کام شروع کر دیا، لیکن اس کی کارکردگی کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ میں نے دوبارہ ٹرائی کی، لیکن ربی موشی ہائمن نے تیسری آنکھ کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی تھی کہ مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس وقت تیسرا ہیل میں صبح کے 5 بج رہے تھے۔ ربی اور ساحل یقیناً نیند میں ہوں گے۔ میں نے مزید 1-2 کوشش کے بعد آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے موبائل فون کی گھنٹی کی آواز میری سماع تک پہنچی۔ سیل کو جیب سے نکال کر باہر رکھنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی، لہذا میں نے اس کی جملہ گھنٹیاں آن کر دی تھی۔ جسم سے دور ہونے کی صورت میں وائبریٹر مجھے کال سے آگاہی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سیل کو لباس میں سے برآمد کیا اور کال اٹینڈ کرنے کے لیے کان سے لگا لیا۔ دوسرے لمحے لیان کی گھبرائی ہوئی آواز سننے کو ملی۔ وہ کاشانوک والے سیل سے بات کر رہی تھی۔ فیضان، تم کہاں ہو؟ فوراً یہاں آ جاؤ۔ یہ سیل تھاچو کے پاس تھا، تم وہاں؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے جلدی سے بولی، میں اس وقت تھاچو کے پاس ہوں، تم فوراً آ جاؤ۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں بولی، وہ کاشانوک کیا ہوا؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا، کاشانوک کو کیا ہوا؟ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ لیا نے بات ادھوری چھوڑ کر سیلولر رابطہ موقوف کر دیا۔ میرے اندر ایک نامعلوم سا اضطراب پھیلتا چلا گیا۔ میں کاشانوک کی طرف سے پہلے ہی گہری تشویش میں مبتلا تھا۔ اگرچہ تھاچو نے اس کی صحت یابی کا مجھے یقین دلایا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کاشانوک کی الوداعی گفتگو مجھے آگے کے حالات سے بخوبی آگاہی دے رہی تھی۔ لیان کی گھبرائی ہوئی ادھوری کال مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تھاچو کے پاس پہنچی ہوئی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا، یعنی وہاں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی۔ میں ممکنہ تیزی سے بھاگتے ہوئے غار کے اس حصے میں پہنچا جہاں تھاچو کو کاشانوک کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ تھاچو اور لیان کی صورتوں کو دیکھتے ہی میں سب سمجھ گیا۔ کسی سوال کی گنجائش باقی نہ تھی۔ تاہم بے اختیار میری زبان سے یہ استفسار پھسل ہی گیا، تھاچو، کاشانوک کو کیا ہو گیا ہے؟ جواب دینے کی بجائے اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، پھر نہایت ہی گمبھیر آواز میں بولا، اس جنم میں اس کی سانسیں پوری ہو گئی تھی، لاڈ بودا اسے سکون دے، مگر تم تو اس کا کامیاب آپریشن کر چکے تھے۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی۔ اس آواز میں ایک احتجاج بھی شامل تھا اور اس کی بحالی صحت کا یقین بھی دلایا تھا۔ وہ میرے شانے کو تھپکتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کوئی بھی غلط بیانی نہیں کی تھی بھائیدان، مگر لاڈ بودا کی مرضی۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر مسلسل میرا شانہ تھپکتا چلا گیا۔ میں یکدم خاموش لیٹے کاشانوک کو دیکھتا چلا گیا۔
थाचू ने पता नहीं दीवार में नस्ब मशल पर कौन सा तिलिस्म फूंका था। बहरहाल वो इस वक्त रोशन थी और अपनी मुल्क की रोशनी से वहाँ के माहौल को खत्तल इम्कान उजालने की कोशिश में मसरूफ थी। ये भी हो सकता था किसी मसलत की बिना पर थाचू ने रात मशल खुद ही बुझा दी हो। ये मसलत मशल का ईंधन बचाना भी हो सकती थी। मेरी निगाह काशा नूब की लाश पर जमी हुई थी। उसे देखकर यही लगता था जैसे वो गहरी नींद में हो। एक लम्हे के लिए भी दिल ये यकीन करने को तैयार ना था कि वो आन जहानी हो चुका है। पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस होता था थाचू को पेश आमदा हालात से पेशगी आगाही थी। उसने अब तक जो कुछ भी किया अपना फर्ज जान कर किया था, वो चाहे काशानू का ऑपरेशन हो या हमें उसकी सेहत याबी के बारे में तसल्ली तशफी देना। काशानू की मौत से मुझे ज़हनी और कल्बी धचका लगा था। वह नहायत ही कम वक्त में मेरे बहुत ज्यादा करीब हो गया था। मेरे बहुत से करीबी अफराद की अमवात हुई थी, लेकिन इम्तियाज आला के बाद काशानू वो शख्स था जिसके ज़ियान है मुझे मेरे अंदर से झुंझोड़ कर रख दिया था। अपनों की जुदाई का यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये बेयकीनी सदमे की इंतहा होती है। इम्तियाज अली और काशानूक मेरे ऐसे ही अपनों की फहरिस्त में थे। हाँ थे। लियान भी एक जानिब सर झुकाए खड़ी थी। मैंने पिछले कई घंटों से उसे काशानूक के लिए गहरी तशवीश में मुब्तला देखा था। उसके गम का अंदाजा लगाया जा सकता था। हम थोड़ी देर तक यूं ही मातमी फजा में खामोश खड़े रहे। फिर थाचू की भर्राई हुई आवाज ने हमें चौंक कर उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। वो कह रहा था, तुम दोनों इधर चले जाओ, मैं काशानूक के आखिरी फर्ज को निभा कर तुम्हारे पास आता हूँ। उसने उसी जानिब इशारा किया जहाँ हमने रात बसर की थी। अब हमें काशानूक के बगैर ही आगे बढ़ना होगा। थाचू के आखिरी जुमले पर मेरा दिल कट कर रह गया। मैं नहीं जानता था बुद्ध के पैरोकार आज जहानी हो जाने वालों के आखिरी मामलात को कैसे निभाते हैं, लेकिन थाचू की बात से मुझे अंदाजा हो गया कि वो गार के इस हिस्से में काशानूक की लाश के साथ जो कुछ करने जा रहा था उसका ताल्लुक काशानूक की आखिरी रसूमात ही से था। मैंने गमज़दा और भूजल आवाज में कहा, हम दोनों अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तुम अपने फर्ज से निमटने के बाद उधर ही आ जाना। वैसे अंदाजन तुम्हें कितना वक्त लगेगा? लगभग 1 घंटा, उसने सपाट लहजे में कहा। ठीक है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, इस गार के दूसरे सिरे की जानिब मैंने साफ शफाफ पानी का एक कुदरती तालाब दरियाफ्त कर लिया है। हम उस तालाब पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछ लिया, हमें वापसी की राह इख्तियार करने के लिए गार के उसी सिरे की तरफ जाना है ना? बिल्कुल, हम उसी जानिब से इसी पहाड़ी से बाहर निकलेंगे, वो कतिये से बोला। ओके, हम जा रहे हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। थाचू में यकसर नजरअंदाज करके काशानूक की जानिब बढ़ गया। मैंने लियान का हाथ थामा और गर्दन झुकाकर उस सम चल पड़ा जिधर हमारा सामान पड़ा था। इस वक्त मेरा दिल गम से बोझल था। लियान की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ ना थी। हम दोनों खामोश थे। हम दोनों एक दूसरे के दुख को अच्छी तरह समझते थे, इसलिए हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। जिन लोगों के महसूसात काम करते हैं उन्हें जबान से एक लफ्ज कहने की जरूरत पेश नहीं आती। पैकिंग के दौरान में मेरा जहन मुसलसल काशानूक के बारे में सोच रहा था। उसकी अदाएं, उसकी बातें रह रह कर याद आ रही थी। मैंने उसकी जिंदगी में बड़ा तवाजुन, बड़ी परफेक्शन पाई। वो एक सच्चा बुद्ध हिस्स था। हमारा साथ नहायत ही मुख्तसर दौरानिये का था, लेकिन इस कलील मुद्दत में उसने मुझे खासा मुतासर किया था और ये मुतासरपन उसकी जुदाई के बाद कई गुना बढ़ गया था। इंसान जिसके जितना करीब होता है उसकी जुदाई इस कुर्बत को और भी बढ़ा देती है। इस कैफियत की लज्जत से सिर्फ वही लोग आशना है जो किसी अपने की फुरकत को कुर्बत के पन्ने पर रकम किए बैठे हो। काशानूक के बारे में सोचते हुए मुझे ये भी अंदाजा हुआ कि सिर्फ थाचू ही नहीं बल्कि काशानूक को भी ये एहसास था कि हमारा साथ तवील नहीं है। उसे यकीन था वो हमारे साथ तिब्बत की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेगा, और उसका यकीन गैर इरादी इज़हार उसकी ज़बान से उस वक्त हुआ जब हम काठमांडू से निकलकर तिब्बत जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उसके अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। थाचू के काफिले का जिक्र करते उसने कहा था, मैंने तुम लोगों के बाइफादत काठमांडू से निकलकर तिब्बत पहुंचने का बंदोबस्त कर लिया है। कल सुबह 7 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटा सा काफिला बुद्धनाथ स्तूपा से रवाना होगा। उस काफिले में 5 मर्द और औरतें शामिल हैं। तुम दोनों की जमहूरियत के बाद ये तादाद बढ़कर 9 हो जाएगी, यानी 6 मर्द और 2 औरतें। मैंने इस काफिले के सरदार बुद्ध बख्शू थाचू को एतमाद में लेकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया है। काशानूक के इज़हार से वादे था कि वो हमारे साथ तिब्बत नहीं जा रहा। ये बात महसूस करते ही जब मैंने उस बारे में उससे इस्तफसार किया तो वो जल्दी से बात बनाते हुए बोला, ओ सॉरी, मैं खुद को शुमार करना भूल गया था। वो कुछ भी नहीं भूला था, बल्कि जब मैंने उसकी चोरी पकड़ ली तो वो अपनी हिमायत में जवाब पेश करने लगा था। सच्ची बात तो ये है, उसे इस हकीकत का इतराक हो गया था कि हमारा साथ आरज़ी है और वो बीच राह ही में हमें दागे मुफारकत दे जाएगा। इंसान चला जाता है और उसकी बातें बाकी रह जाती हैं।